हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 20 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। आप मेरे करंट अफेयर को भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, डिफेंस, बैंकिंग, रेलवे, या फिर इसके अलावा आपके स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि पुलिस वगैरह हो गए, या फिर आपका स्टेट पीसीएस तक का भी एग्जाम हो। हर एक एग्जाम के लिए आप इसे फॉलो कर सकते हैं। बस मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप डेली की पीडीएफ एक बार जरूर पढ़ें। आपका करंट अफेयर में कोई भी क्वेश्चन बच के नहीं जाने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था कि हमारे संविधान में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट हमने कौन से देश के संविधान से लिया है, जिसको हिंदी में बोलते हैं संसदीय सरकार का कंसेप्ट। जैसे आज की डेट में हमारे देश में हर एक चीज पार्लियामेंट से ही चलती है। मतलब कहने का, अगर कोई भी कानून लाना होता है तो उसके लिए पार्लियामेंट में बिल लाया जाता है और उसके बाद सबकी सहमति होती है वोटिंग के आधार पर। तब जाकर वो कानून बनता है जब राष्ट्रपति उसे साइन करते हैं। तो ये कंसेप्ट हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। और सबसे पहले कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जैसे कि चंद्रशेखर साहू, बलविंदर सिद्धू, शैलेश सिंह सेंगर, प्रदीप, नताशा शर्मा और अभिषेक पांडे। ये पहले कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सबसे सटीक आंसर किया है। इसके अलावा भी वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने यूके आंसर किया है, आपका आंसर सही है। और कभी कभी पूछता है ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट लिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फ्रांस से हमने इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट लिया है। और यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट लिया हुआ है। आप में से वो सभी स्टूडेंट जो कि स्टैटिक जीके में किसी भी तरीके की समस्या फेस कर रहे हैं, आप मेरी ये किताब अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं और अपने पास आज ही मंगा सकते हैं। इस किताब को हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने अवेलेबल किया हुआ है। ये किताब आपके हर एक एग्जाम के लिए है। इसमें मैंने आपको टेबल के फॉर्मेट में स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। आप पहले टॉपिक करिए कवर, और साथ में उसके बाद उस टॉपिक से जुड़े हुए टीसीएस पैटर्न पर आधारित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं स्टैटिक जीके के, वो भी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो इस किताब में 1800 से ज्यादा टीसीएस पैटर्न पर आधारित स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है। लेकिन आप पहले टॉपिक कवर करिए, उसके बाद उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन करिएगा। और ये किताब आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके अलावा स्टैटिक जीके में आपको इधर उधर बिल्कुल ताका झाकी करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा आपसे वादा है कि आप मैक्सिमम स्कोर करके आएंगे स्टैटिक जीके का। आपका आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपका अग्निवीर का एग्जाम है, एसएससी का लगा हुआ है, स्टेट का लगा हुआ है, कोई भी एग्जाम है। शुरू करते हैं करंट अफेयर। डीआरडीओ के द्वारा इंडियन नेवी के लिए सोनार सिस्टम से जुड़ी हुई एक टेस्टिंग लैब कहां पर स्थापित करी गई है? तो डीआरडीओ ने इंडियन नेवी के लिए केरल के अंदर एक नई लैब स्थापित करी है। केरल में एक जगह है जिसको बोलते हैं इडुक्की। क्या बोलते हैं? इडुक्की। वहां पर यह टेस्टिंग लैब स्थापित करी गई है। सोनार का मतलब क्या होता है? देखिए, सोनार एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि सबमरीन्स में भी होता है, और जो शिप्स होते हैं, जो नेवल शिप्स होते हैं, उन पर भी होता है। तो ये जो सोनार सिस्टम है, ये दूर से पानी के अंदर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए ये शिप है हमारे देश का, तो अगर पास आ रही कोई सबमरीन होगी तो हमारा शिप उसे डिटेक्ट कर लेगा कि पानी के अंदर कोई सबमरीन आ रही है। इसी तरीके से मान लीजिए ये हमारी सबमरीन है, किसी दूसरे देश का शिप आ रहा है, तो वो भी उसे डिटेक्ट कर पाएगी। दरअसल ये जो टेस्टिंग लैब है, ये और बेहतर सोनार टेक्नोलॉजी लाने के लिए लॉन्च करी गई है। और ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, इसको नाम दिया गया है स्पेस। क्या नाम दिया गया है? स्पेस। यहाँ पर स्पेस का मतलब है सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन। मतलब यही है कि हमारे जो सोनार टेक्नोलॉजी है, उसको और बेहतर हम कैसे बना सकते हैं नई कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली। डीआरडीओ के चीफ हैं समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। और केरल में मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। हाल ही में सिडबी के द्वारा ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ एक एमओयू साइन किया गया है? और इस एमओयू के तहत ये प्रयास नाम का जो इनिशिएटिव है, उसको गांव के इलाकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो सिडबी ने यह पैक्ट साइन किया है हाल ही में। ये इन्होंने यूएमएडी महाराष्ट्र और साथ में जीविका बिहार, इन दोनों के साथ ये पैक्ट साइन किया हुआ है। अब देखिए, जीविका बिहार एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि बिहार के अंदर महिलाओं को लोन फैसिलिटी देने का काम करता है। एंड उम्मीद महाराष्ट्र नाम का जो प्लेटफॉर्म है,
ये महाराष्ट्र के अंदर सेम काम करता है, वहां की महिलाओं को लोन देने का काम करता है। तो जो सिडबी है, इसका मेन उद्देश्य है इनके साथ एमओयू साइन करने का, कि महाराष्ट्र और बिहार के अंदर हर एक गांव के अंदर हर वो महिला जो कि अपना खुद का कोई रोजगार करना चाहती है या खुद का कोई व्यापार करना चाहती है, उसको लोन फैसिलिटी कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में प्रोवाइड करी जाए। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत, प्रयास नाम के प्रोग्राम के अंतर्गत, दोनों राज्यों में मिलाकर टोटल 5,000 महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। और इस प्रोग्राम में महिलाएं 2 लाख रुपए तक की लोन फैसिलिटी अवेल कर सकती हैं। एंड सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ। इसकी स्थापना 1990 में करी गई थी। इसके चेयरपर्सन है शिव सुब्रमण्यम रमन। क्या नाम है? शिव सुब्रमण्यम रमन। टाइम्स के द्वारा 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट जारी करी गई है 2024 की। इसमें कितने भारतीयों को जगह मिली हुई है? मतलब कहने का कि टाइम्स ने दुनिया भर के 100 ऐसी पर्सनालिटीज की लिस्ट जारी करी है जो कि आज की डेट में लोगों को एक तरीके से इंस्पायर कर रहे हैं। ओके, आज के यूथ को। तो उसमें टोटल अगर देखा जाए तो 8 भारतीयों को इस बार जगह मिली है। जो 3 आपके सामने, इनको तो आप लोग जानते ही हैं। ये हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा, इनको जगह मिली है। और दूसरी जो है, ये है साक्षी मलिक, ये रेसलर हैं, इनको कौन नहीं जानता है। और तीसरी है आलिया भट्ट, एक्टर। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो इन 3 के अलावा जो 5 लोग हैं, एक हैं आसमा खान। ठीक है, ये भारतीय मूल की हैं और ब्रिटिश हैं। ये एक वहां पे रेस्टोरेंट चलाती हैं, साथ में इन्होंने कुकिंग के ऊपर एक किताब भी लिखी है आसमा खान ने। तो ये हो गई चौथी। इसके अलावा जो पांचवी शख्सियत है, ये है सत्य नडेला। इनके बारे में आपको पता ही है। ये भारतीय मूल के हैं और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं इस टाइम पे, काफी लंबे अरसे से हैं। छठवीं जो पर्सनालिटी है, ये है प्रियमवद नटराजन। ये एक प्रोफेसर है। और सातवीं पर्सनालिटी है देव पटेल, एक्टर हैं, इनके बारे में जानते ही होंगे। और आठवीं जो पर्सनालिटी है, इनका नाम है जिगर शाह। अब जिगर शाह कौन है? ये भारत और अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी लोन प्रोग्राम है, उसके डायरेक्टर हैं इस टाइम पे। तो टोटल ये 8 पर्सनालिटीज हैं। प्रॉपर लिस्ट मैंने आपको पीडीएफ में दे दी है, वहां से एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसे। ये कौन सा आईआईटी कैंपस है जहां पर भारत का पहला मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी की शुरुआत करी गई है? तो इसकी शुरुआत करी गई है आईआईटी मद्रास के कैंपस के अंदर। अब समझिए ये है क्या। देखिए, ये चलती फिरती एक तरीके से मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली, एक तरीके से आप बोल सकते हो मोबाइल वैन होगी। ठीक है, कि इसको एक से दूसरी जगह ले जाया जा सकेगा। अब है क्या कि इसका काम क्या है? देखिए, मेडिकल के फील्ड में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज होती हैं। जैसे मान लीजिए एक्सरे मशीन्स हो गई। ठीक है, आज की डेट में तो बहुत सारी कार्डियो से जुड़ी हुई भी ऐसी मशीनें आ रही हैं जो कि हेल्थ रेट आपका पूरी बॉडी का ही बता देती हैं। ठीक है, ब्रेन से जुड़ी हुई भी बहुत सारी मशीनें होती हैं। लेकिन टाइम टू टाइम ये मशीन धीमे धीमे अपनी जो इंपॉर्टेंस है वो लॉस करने लगती हैं। ऑब्वियस सी बात है, कहीं पर उनमें कहीं ना कहीं तकनीकी खराबी आने लगती है। तो ये जो लैब होगी एक तरीके की, ये इन मेडिकल डिवाइसेस को चेक करने का काम करेंगी। ये चेक करेंगी कि मेडिकल डिवाइस 100% एक्यूरेट रिजल्ट दे रही है या नहीं दे रही है। तो आने वाले समय में आईआईटी मद्रास ने ये जो मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन बनाई हुई है, ये हर एक हॉस्पिटल में आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि मेडिकल डिवाइस होना जितना जरूरी है, साथ में उनकी तकनीकी पुष्टि होना भी उतना ही जरूरी है, ताकि पेशेंट्स को बेहतर रिजल्ट मिल सके। इनमें से कौन है जिनको तीसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसके लिए चुने गए हैं अमिताभ बच्चन। और इससे पहले 2 लोग कौन हैं जिनको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जा चुका है? तो पहले है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है। और दूसरी हैं आशा भोसले। और अब तीसरा पुरस्कार ये दिया जाएगा अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन ने जिस तरीके से सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने का काम किया है, लोगों के बारे में भी कार्य किया है, और कहीं ना कहीं सिनेमा के क्षेत्र में तो एक बहुत ही बड़ा एक पृष्ठभूमि तैयार करी है। अमिताभ बच्चन पिछले 55 सालों से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में योगदान देते आ रहे हैं। और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है, ये इनको 24 अप्रैल को दिया जाएगा, मतलब 4 दिनों के बाद मुंबई में ही इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। एक आईटी लैब है। ठीक है, स्टेट ऑफ आर्ट आईटी लैब। इसका उद्घाटन इंडियन आर्मी के चीफ जनरल मनोज पांडे के द्वारा किया गया है। तो ये जो आईटी लैब बनाई गई है, ये कौन से देश की के साथ डिफेंस कॉरपोरेशन को लेकर बनाई गई है? तो इसका उद्घाटन
जनरल मनोज पांडे ने किया है। और ये जो बनाई गई है उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर डिफेंस कॉपरेशन आईटी लैब बनाई गई है। इसका उद्घाटन उज्बेकिस्तान में ही किया गया है। जनरल मनोज पांडे अभी कुछ टाइम पहले पिछले सप्ताह में 15 से लेकर 18 अप्रैल तक ये उज्बेकिस्तान के ऑफिशियल विजिट में थे। वहीं पर उज्बेकिस्तान की जो ये डिफेंस लैब है वहां पर इसका उद्घाटन किया गया। ये जो आईटी लैब है इसको भारत और उज्बेकिस्तान दोनों आर्मी के साथ मिलकर संचालित किया जाएगा। दोनों आर्मीज एक दूसरे के साथ आइडियाज को साझा भी करेंगे इसमें। क्या आप बता सकते हो उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं ताशकंद। क्या बोलते हैं? ताशकंद। और यहाँ के इस टाइम पे राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है शाओकात। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शाओकात मिरयेव। क्या है? मिरयेव। 2024 के मैथमेटिकल ओलंपियाड का आयोजन किया गया जिसमें भारतीय टीम ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारतीय टीम ने टोटल इसमें इस बार 4 मेडल जीते हैं मैथ के ओलंपियाड 2024 में। यहाँ पर ईजीएमओ का मतलब क्या है? इसका मतलब है यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड। ये यूरोप में आयोजित किया गया। अब भारत की तरफ से 4 लोग कौन हैं? तो यहाँ पर 2 सिल्वर जीते हैं भारत ने। कौन कौन से? तो एक तो है गुंजन अग्रवाल जो कि गुड़गांव से आती हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है भारत के लिए। और दूसरी हैं जो ये हैं संजना फिलो, ये आती हैं केरल के त्रिवेंद्रम से, इन्होंने भी सिल्वर जीता है। और 2 ब्रोंज जीते हैं। ये 2 ब्रोंज किसने जीते हैं? तो एक तो है लैरिसा, ये आती हैं हरियाणा के हिसार से, इन्होंने ब्रोंज जीता है। और दूसरी हैं साई विट्ठल पाटिल। कौन है? साई विट्ठल पाटिल, ये आती हैं पुणे महाराष्ट्र से, इन्होंने भी ब्रोंज जीता है। तो टोटल ये 4 खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस बार मैथमेटिकल ओलंपियाड जीता है। और ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब भारत की तरफ से मैथ के ओलंपियाड में जितने भी स्टूडेंट ने हिस्सा लिया है वो सारे कोई ना कोई मेडल जरूर जीते हैं। हमारी नेवी के अगले चीफ कौन होंगे? तो ये इसका फैसला ले लिया गया है। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये हैं वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। और ऑब्वियस सी बात है ये सेकंड मोस्ट सीनियर पोस्ट है इंडियन नेवी की। इसके बाद एक ही पोस्ट है एडमिरल। एडमिरल इस टाइम पर है आर हरि कुमार जो कि 30 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे। तो उनके रिटायर होते ही 30 अप्रैल को पदभार ग्रहण करेंगे वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो आप ये बोल सकते हो अगले बस 10 दिन के लिए वाइस एडमिरल हैं, उसके बाद ये इंडियन नेवी के एडमिरल हो जाएंगे। भारतीय नौसेना की स्थापना 1950 में करी गई थी। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ये परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल इन दोनों से सम्मानित किए जा चुके हैं। बाय द वे आर हरि कुमार जो है ये परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड विशिष्ट सेवा मेडल तीनों से सम्मानित किया जा चुके हैं। वर्ल्ड लीवर डे कौन सा दिन मनाया जाता है? तो लीवर को संरक्षित रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। एक किताब हाल ही में लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है इंडिया द रोड टू रेनेंस, अ विजन एंड एन एजेंडा। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसको लिखा गया है भीमेश्वर चाला के द्वारा। किसके द्वारा? भीमेश्वर चाला की ये किताब है। इस किताब में इन्होंने बताया हुआ है कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो जनता किस तरीके से प्रॉपर मुद्दों से हट जाती है और जबकि जनता को किस तरीके का विजन रखना चाहिए। जनता का जो फोकस रहता है वो ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज के कद को देखते हुए होता है या फिर अपनी पर्टिकुलर विचारधारा के तहत होता है, जबकि जनता को जो वोट देना चाहिए वो विजन्स एंड एजेंडा के आधार पर देना चाहिए। तो इस किताब में बखूबी इस बात को दर्शाया गया है कि किस तरीके से भारत की जनता इन सारे चैलेंजेस को देखते हुए भी अवॉइड कर देती है और केवल उस पर्टिकुलर राजनीति का हिस्सा बन जाती है और उसके आधार पर आके वोट करती है। हाल ही में ये कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसके द्वारा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है आइडियाशन एक्स? तो इसको लॉन्च किया गया है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। अब ये आइडियाशन एक्स है क्या? देखिए एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें पूरे भारत भर के स्कूलों से 1000 बच्चे हिस्सा लेंगे। ठीक है, 1000 स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे इसमें। ओके, अब ये जो स्टूडेंट्स हैं इनमें भी सबसे बेहतर 320 स्टूडेंट चुने जाएंगे और उनको मौका दिया जाएगा कि वो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के लिए नए प्रोडक्ट इनोवेट करें। तो जाहिर सी बात है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से उन्हें स्टाइपेंड भी मिलेगा और ऑब्वियस सी बात है आने वाले समय में उनकी इनोवेशन को पेटेंट भी मिलेगा और रॉयल्टी भी मिलेगी। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो लोगों को बेहतर इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस भारत के ही बेस्ट ब्रेन्स को आगे लेकर आ रही है। एसबीआई लाइफ की स्थापना 2011 में करी गई थी।
और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। इसके सीईओ हैं अमित जिग्राम। क्या नाम है? अमित जिग्राम। ये कौन सा संस्थान है जिसने आईआईटी कानपुर के साथ पैक्ट साइन किया है हमारी सेना के सोल्जर्स को हेल्थ केयर चैलेंजेस से निपटने के लिए बेहतर फैसिलिटी देने के लिए? तो ये है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज डिपार्टमेंट। इस यूनिट के द्वारा आईआईटी कानपुर के साथ इसलिए पैक्ट साइन किया गया है कि इंडियन आर्मी ये चाहती है कि आईआईटी कानपुर इस चीज को एनालिसिस करें कि हायर एल्टीट्यूड्स में बैटल फील्ड में हमारे जो जवान हैं उनको किस तरीके की मुश्किलें देखने को मिलती हैं, और उन सारी मुश्किलों से निपटने के लिए क्या-क्या हेल्थ केयर फैसिलिटी उनके लिए हो सकती हैं। जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर में जो हमारे जवान हैं, इतनी ऊँचाई पर रहते हैं, उनको वहाँ पे इतनी ठंड की वजह से -50 डिग्री होता है। इस ठंड की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं शरीर में। तो उसके लिए क्या-क्या किया जा सकता है? तो इन सारी चीज़ों में आईआईटी कानपुर आगे आएगा और इंडियन आर्मी की मदद करेगा। अब मेरा आज का सवाल आपसे बहुत ही सिंपल है। आप में से कितने लोग बता सकते हैं केवलादेव नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, अदरवाइज मैं तो कल बताऊंगा ही। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में आप मेरा कोई भी बैच अवेल कर सकते हैं। हर एक बैच में करीब करीब 25 से 35% के बीच में डिस्काउंट चल रहा है। जैसे कि आप मेरा फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हैं, इसमें 30% का डिस्काउंट है। आप कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट आपका मैथ्स हो गया, ठीक है, इस तरीके के स्पेशल पर्टिकुलर बैच भी अवेल कर सकते हैं। या फिर आप मेरे कोर्सेज भी अवेल कर सकते हैं सिर्फ एक सब्जेक्ट के आधार पर, जैसे कि ओनली हिस्ट्री, ओनली पॉलिटी, हर तरीके के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप इस बार का सीपीओ, एमटीएस या सीएचएसएल देने जा रहे हैं, तो आपके पास फुल जीएस के और रीजनिंग का बैच भी है, जो कि आपको एक ही में मिल जाएगा। इसमें भी डिस्काउंट चल रहा है। और या फिर आपको केवल क्रैश कोर्स लेना है, तो आप क्रैश कोर्स भी कम प्राइस में अवेल कर सकते हो, ओनली 200 में। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप ओवरऑल चाहते हो तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है, सबसे बड़ा बैच है ये। इसमें आपकी 400 से ज्यादा क्लासेस है, करीब 450 क्लासेस हैं, जिसमें आपकी जीएस जीके, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश सब कुछ कवर हो रहा है। साथ में मॉक टेस्ट भी आपको दिए हुए हैं, पीडीएफ के साथ ही अवेलेबल है। 25% का इसमें भी डिस्काउंट है। और सारे बैचेस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में जाके डायरेक्टली भी वहां से इन्हें परचेज कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।